एंटीबायोटिक आप हिंदुस्तान के बाहर चले जाइए, हमारे मुल्कों के बाहर, तो आपको नहीं मिलती। चाहे आप करीब में सिंगापुर चले जाइए, उधर आप दुबई चले जाइए, कहीं भी आप जाएं, यूरोप चले जाइए, यूरोप यूएस की बात तो अलग ही है। लेकिन हमारे यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन में भी हम एंटीबायोटिक खा लेते हैं, ये सोच के कि यार कहीं कल को बीमारी बढ़ नहीं जाए। उस डर से डॉक्टर भी लिख देते हैं हमारे, और हम नहीं तो खुद भी जाके दवा की दुकान पे खा लेते हैं। मेडिसिन स्टोर पे जाते हैं, उनसे कहते हैं जुकाम नज़ला है भाई कोई दवा दे दो, तो उसमें वो 2-3 दवाइयाँ देते हैं, एंटीबायोटिक भी दे देते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर जमाल ए खान, हेल्थ वेल्थ एंड लाइफस्टाइल के चैनल में स्वागत आपका। हाँ, मुझे मुख्य रूप से आज की जो बताना था, 2 विषयों पे आपसे बात करना है। ये 2 विषय दोनों सुनिएगा, बारी बारी से आएंगे, एकदम से बंद मत कर दीजिएगा वीडियो, एक एक करके आती जाएंगी। पहले तो जो हम काम करते हैं उसका जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है कि हम इम्यूनोथेरेपी कैंसर में करते हैं, और इम्यूनोथेरेपी 2 प्रकार की होती है, मैंने हमेशा बताया है। एक पैसिव इम्यूनोथेरेपी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के थ्रू मिलती है आपको, और स्पेसिफिक कैंसर्स में जिनमें वो मार्कर पॉजिटिव होता है, टेस्ट डॉक्टर करा के देखते हैं आपके, उस टेस्ट में अगर पॉजिटिविटी आती है तो वो इम्यूनोथेरेपी कुछ कैंसर्स में कारगर साबित होती है, कामयाब होती है, उसे पैसिव इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। और सेल बेस्ड इम्यूनोथेरेपी जो आपके WBC हैं, वाइट सेल्स हैं, उनको इस काबिल बनाया जाए कि वो कैंसर से लड़के कैंसर को ठीक करें, ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं अंदर, तो उनको हम अगर प्रोवाइड करें आपके अपने जिस्म से निकाल कर और लेबोरेटरी में कल्चर करें और उन्हें वापस भेजें, तो वो कैंसर से लड़ने की क्षमता रखते हैं और कैंसर के सेल्स को मारना शुरू करते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि नया कैंसर जो होता है वो कहीं नई जगह जाके नहीं पनपता, और जो एग्जिस्टिंग कैंसर है उसका साइज़ सीमित रहता है या छोटा होने लगता है। तो ये थेरेपी जो है कॉम्बिनेशन में भी दी जाती है, कीमोथेरेपी के साथ में, सर्जरी के साथ में, या रेडिएशन के साथ में। और इंडिविजुअली जब सब ट्रीटमेंट आपके एग्जॉस्ट हो गए, कोई ट्रीटमेंट नहीं बचा, अब हमारे पास स्टेज 4 डिजीज़ है, पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि कोई कन्वेंशनल थेरेपी नहीं ले सकता, तो इम्यूनोथेरेपी का ये वाली का चयन कर लेते हैं लोग। हमने अब तक तकरीबन 20,000 लोगों का इलाज किया होगा, और 20,000 लोगों में मुझे नहीं पता कि कितने लोग अभी भी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अंदाज़ ये है कि 30% पेशेंट्स तो हमारे पूरे भारत में ठीक हैं, जो उनको फ़ायदा हुआ है, और इलाज भी उनके 10-10 साल पहले हुए थे, 15 साल पहले भी हुए थे। ऐसे मरीज़ भी मिलते रहते हैं शादी ब्याहों में, कभी कभी लोग आते भी रहते हैं क्लिनिक पर। तो ये एक अच्छा इलाज है। प्रचलित यूँ नहीं है कि कस्टमाइज़ होने की वजह से मरीज़ का खून निकालना है, उसी के दवा बनाना है, उसी के लिए वापस उसको देना है सेल थेरेपी को। तो बेसिकली ये एक तरीके का सेल्फ कस्टमाइज ट्रीटमेंट है, और मेडिसिन की श्रृंखला में भी यूँ नहीं आता कि एक सा नहीं बनता है, अलग अलग मरीज़ों का अलग अलग तरीके से बनता है, और उसकी क्वांटिटी, जिसको उर्दू में मिकदार कहते हैं, वो भी अलग अलग होती है, और रिजल्ट्स भी अलग अलग आते हैं। ऐसा नहीं कि सर के दर्द की गोली खाई मैंने और सबका सर का दर्द उसी गोली से मेरा भी ठीक हुआ, और हमारे जो कैमरे वाले हैं, प्रोड्यूसर हैं, लाइट वाले हैं, सबका ठीक हो जाए, ऐसा भी नहीं होता है। तो गरज ये कि ये सेल बेस्ड थेरेपी जो है कस्टमाइज होने की वजह से प्रचलित तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को पता है, और बहुत लोग संकोच भी करते हैं, पता होने के बाद भी नहीं आते। और कभी कभी क्या होता है कि उनके ऑन्कोलॉजिस्ट भी कह देते हैं कि भाई अभी आप हमारा इलाज कर रहे हैं, वहाँ क्यों जा रहे हैं। तो मेरी तो आपसे प्रार्थना है, और आपके ऑन्कोलॉजिस्ट से भी प्रार्थना है कि भाई इनको मत रोकिए ऐसी डिजीज़ में जहाँ पर हमें मालूम है कि बीमारी जो है ये ऐसी ख़राब बीमारी है कि आप सब कुछ करते रहिए फिर भी बीमारी बढ़ती जाती है। तो क्यों रोक रहे हैं आप पेशेंट को आने से? उनको प्लीज़ आने दिया कीजिए और हमारे साथ में इलाज कराइए उनका। तो पहला, मुख्य रूप से मैंने बहुत दिन से आपको ये बात नहीं बताई थी, मैंने कहा आज आपको रिवाइज कर देते हैं नोट्स को। अब आपसे मैं वो बात करता हूँ जो मेरा विषय है, जिस पे मैंने PhD या थीसिस की थी अपनी, MD की, और वो भी ज़रूरी है बताना। देखिए, आपने दुनिया में देखा होगा, आप लोग जब बाहर जाते हैं और आपको बीमारी कोई होती है, तो आपको ओवर द काउंटर जो मेडिसिन मिलती हैं वो बुखार की होती हैं, कोई खांसी वांसी की कफ सिरप दे देते हैं, वो भी बहुत हल्का फुल्का, यूनानी टाइप का, आयुर्वेदिक टाइप का, हर्बल जिसको वो बोलते हैं। और ऐसी दवाएं उनको कहते हैं कि जो बगैर सुपरविजन के आप खा सकते हैं। लेकिन जहाँ सुपरविजन की बात होती है, उस सुपरविजन की श्रृंखला में एंटीबायोटिक भी आती है। एंटीबायोटिक आप हिंदुस्तान के बाहर चले जाइए, हमारे मुल्कों के बाहर, तो आपको नहीं मिलती।
चाहे आप करीब में सिंगापुर चले जाइए, उधर आप दुबई चले जाइए, कहीं भी आप जाएं, यूरोप चले जाइए, यूरोप यूएस की बात तो अलग ही है, लेकिन इन करीब के मुल्कों में भी एंटीबायोटिक जो है वो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन मानी जाती है। और प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन का मतलब ये होता है जब तक डॉक्टर ने लिख नहीं दी तब तक मिलेगी नहीं। यूरोप में तो यहाँ तक है खास तौर से कि लिखते भी नहीं है डॉक्टर, आप जाके दिखा दीजिए उनको तो आपको कहेंगे जुकाम नज़ला है, ठीक हो जाएगा, वायरल इन्फेक्शन होगा। और वायरल इन्फेक्शन हमें भी मालूम होता है कि है, लेकिन हमारे यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन में भी हम एंटीबायोटिक खा लेते हैं ये सोच के कि यार कहीं कल को बीमारी बढ़ नहीं जाए। उस डर से डॉक्टर भी लिख देते हैं हमारे, और हम नहीं तो खुद भी जाके दवा की दुकान पे खा लेते हैं। मेडिसिन स्टोर पे जाते हैं, उनसे कहते हैं जुकाम नज़ला है, भाई कोई दवा दे दो, तो उसमें वो 2-3 दवाइयाँ देते हैं, एंटीबायोटिक भी दे देते हैं। ये एंटीबायोटिक्स को क्यों हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, यूजेज इसकी क्यों नहीं होना चाहिए, इस श्रृंखला में मैंने बताना था आपको। देखिए हमारे शरीर में कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया खास तौर से, और बैक्टीरिया कहाँ होते हैं, मुंह से शुरू होते हैं और पखाने के रास्ते तक बैक्टीरिया होते हैं, पूरी आंत में होते हैं, बड़ी आंत में सबसे ज़्यादा होते हैं। और ये बैक्टीरिया फ्लोरा कहलाता है। ये फ्लोरा का मतलब ये है कि ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमें इन्फेक्शन नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारे खाद्य पदार्थ जो डाइजेस्ट नहीं हो रहे उनका सेवन कर रहे हैं और उनका सेवन करके उन्हें नष्ट कर दे रहे हैं। तो लिहाजा सफाई के स्कैवेंजर मैकेनिज्म कर रहे हैं हमारे शरीर में, हम पे कोई नुकसान नहीं कर रहा है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है। और मिलियंस में होते हैं ये। जब आप एंटीबायोटिक खाते हैं तो एंटीबायोटिक से वो कीटाणु मरते हैं जो नॉर्मल हमारा फ्लोरा है। और इसमें क्या है, एक फार्मूला होता है एंटीबायोटिक का कि मैक्सिमम कितने मार देगी, 99% मार देगी, 99%। 1% बैक्टीरिया जो है वो रह जाएगा जो रेजिस्टेंट होगा उस एंटीबायोटिक से। और वो 1% बैक्टीरिया चूंकि 20 मिनट का टर्निंग अराउंड टाइम होता है, तो लिहाजा ये कि वो 2-4 रोज में सारा जितना खत्म हुआ था वो फिर बढ़ जाएगा, उतना अपने फ्लोरा उतना बढ़ जाएगा, उतना ही हो जाएगा जितना था। लेकिन ये कौन सा फ्लोरा है, जो बैक्टीरिया अब पैदा हुआ वो उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है। उस एंटीबायोटिक जो आपने खाई थी जिस बीमारी के लिए, उससे वो मरेगा नहीं अब, चूंकि वो रेजिस्टेंट फ्लोरा पैदा हुआ है। कोई बात नहीं है, अंदर फ्लोरा है, वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो तो आप कहेंगे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे इन्फेक्शन थोड़ी करता है, ये तो मेरा साइलेंट फ्लोरा है, ये तो समझ लीजिए कि मेरे साथ में शरीर में चल रहे हैं। लेकिन उससे नुकसान क्या होता है मैं आपको बताऊं, अगली बार आप कोई एंटीबायोटिक दूसरी खा लेते हैं, फिर वो फ्लोरा चेंज होता है, फिर फ्लोरा वही बन जाता है। गरज ये कि जो भी आंत में कीटाणु होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ टाइम एंटीबायोटिक्स से एक्सपोज होते होते कंप्लीटली रेजिस्टेंट हो जाते हैं हर एंटीबायोटिक से। उनके अंदर रेजिस्टेंस का क्राइटेरिया बहुत बड़ा हो जाता है कि वो सारी एंटीबायोटिक्स को पहचानने लगे। अब वो उससे नहीं मरेंगे, ये बात भी चलिए ठीक है। अब मेरे अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन किया दूसरे वाले कीटाणु ने जो बाहर से आया, वो जब उससे मिलता है बैक्टीरिया से जाके जो हमारे अंदर का फ्लोरा है, वो उसको फ्लोरा से जो पावर मिलती है वो प्लाज्मिड की शक्ल में होती है। प्लाज्मिड क्या होते हैं, आपने स्क्रीन पे देखा, ये प्लाज्मिड आया है यहाँ पर। ये क्रोमोसोम का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो रेजिस्टेंस लेके चलता है बैक्टीरिया के अंदर, कि जिससे वो एंटीबायोटिक पहचान रहा था। तो माइटोकांड्रिया में क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम समझते हैं आप, और क्रोमोसोम का एक पार्ट गोल गोल जो हमारे इंसानों के जिस्म में नहीं होता, वो बोलते हैं हम प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड जो होती है, ये रेजिस्टेंस को, जितनी रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है उतनी प्लाज्मिड्स बढ़ती जाती हैं, और ये प्लाज्मिड्स का ट्रांसफर हो जाता है एक कीटाणु से पैथोजन वाले कीटाणु में। तो जो कीटाणु मेरे अंदर शरीर में इन्फेक्शन करने वाला आया, उसने अपनी रेजिस्टेंस उस वाले से ले ली जो ऑलरेडी आपके अंदर मौजूद था। लिहाजा मुझे अब एंटीबायोटिक यूज़ करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मेरा फ्लोरा जो था उसने ऑलरेडी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैथोजन को दे दी, नुकसान देने वाले कीटाणु को वो पैथोजन को दे दी। अब वो कीटाणु से आपको लड़ने की क्षमता आपकी कम हो गई। लिहाजा क्या होगा, आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। मकसद ये कि आपकी जो दवाएं खाने वाली क्षमता थी वो ख़त्म हो चुकी थी, अब आपका बुखार भी नहीं जा रहा है, डायरिया भी मान लीजिए नहीं जा रहा है, सेप्टिसीमिया है आपको,
तो आप अस्पताल में एडमिट होंगे, चूंकि अब इंट्रावीनस एंटीबायोटिक दी जाएगी आपको, ओरल दवाई से काम नहीं चल रहा है। इंट्रावीनस एंटीबायोटिक भी हल्के हल्के ये काम करने लगती है। मान लीजिए मेरे कम्युनिटी में अस्पतालों में एडमिशन भी हो रहा है और वहाँ के डॉक्टर भी बगैर बात के एंटीबायोटिक दे रहे हैं, तो वो एंटीबायोटिक भी वही काम कर रही थी जो ओरल वाली ने किया। लिहाजा ये कि ऐसी स्टेजेस आती हैं हमारे अस्पतालों में कि कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करती मरीज पे, तो जो कॉमन इन्फेक्शंस हैं उससे भी आदमी की मौत हो जाती है, क्योंकि वो एंटीबायोटिक उस पर काम ही नहीं कर रही है कीटाणु पर। इसलिए जुडिशियस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, जस्टिफाइड यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स बहुत ज़रूरी है। जब ये पता हो कि हमारा इन्फेक्शन बैक्टीरिया से है जिसके लिए एंटीबायोटिक बनाई गई है, तभी हमें एंटीबायोटिक लेना चाहिए। और ये कार्य आपको शुरू करना है। आपको जाके डॉक्टर की दुकान पे या फार्मेसिस्ट की दुकान पर जाकर नहीं कहना है कि मुझे एंटीबायोटिक दो। अगर वो दे रहा है तो आप कहेंगे मुझे एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन होगा, जुकाम नज़ला है, खांसी है, खांसी भी इन्फेक्शन जो होता है, अगर अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जिसमें बलगम सफ़ेद रंग का आ रहा है, आपको पीले रंग का नहीं आ रहा है, तो आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। स्टीम लेंगे, पैरासीटामोल लेंगे, डीकंजेस्टेंट लेंगे, कोई कफ सिरप ले लेंगे, उससे आप ठीक करने की अपनी कोशिश करेंगे। खांसी को 3 दिन में नहीं जाएगी तो 7 दिन में चली जाएगी, 8 दिन में चली जाएगी। उससे ऊपर ठीक नहीं हो रही है खांसी तो 3 हफ्ते वाला रूल मैंने आपको पहले बताया था। 3 हफ्ते अगर हो गए तो एक्सरे करा के देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। तो एंटीबायोटिक्स का यूज़ जो है बहुत ही समझदारी से करना चाहिए और ये हमारा कर्तव्य है, हम करेंगे। हम अपने देश में रेजिस्टेंस पैदा नहीं करेंगे। हमारे मुल्क में अक्सर ये होता है, बाहर की कंट्रीज़ में मैं देखता हूँ पब्लिकेशंस आती है तो कहते हैं साहब वो इंडिया से रेजिस्टेंस बहुत पैदा हो रही है, इंडिया से रेजिस्टेंस, चूँकि यहाँ कोई भी वो अंग्रेज़ आएगा वो भी जाएगा दुकान पे चेक करने को, उसको भी आप एंटीबायोटिक दे देंगे, वो घबरा जाएगा कि यहाँ एंटीबायोटिक ऐसे ही मिलती है यहाँ पर। तो ये एंटीबायोटिक्स ना तो बिकना चाहिए, और अगर बिक भी रही हैं, मान लीजिए मजबूरी है, हम क्या कहते हैं, इतना बड़ा मुल्क है भाई, अगर रिस्ट्रिक्शन कर दोगे तो लोगों को जो ज़रूरत की एंटीबायोटिक है वो भी नहीं मिलेगी। उस प्ली की वजह से हम बेचते हैं, मजबूरी है, और वो बेच रहे हैं तो उसमें हमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है। तो इस दो पहलू इसके रुख है, दोनों चीज़ें हैं। सरकार भी कैसे रोक सकती है? सरकार को कल को परेशानी हो जाएगी, लोग क्लेम करना शुरू कर देंगे भाई एंटीबायोटिक नहीं मिली इसलिए हम मर गए, तो ये प्रॉब्लम भी हमारे यहाँ है, चूँकि डॉक्टर्स हर जगह मौजूद नहीं है पेरिफेरीज में। लेकिन आपका कर्तव्य ये है कि आप लिहाजा एंटीबायोटिक, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि वो एंटीबायोटिक को यूज़ नहीं करें, जब ज़रूरत हो तभी यूज़ करें। ये टॉपिक मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था जो मुझे आपको बताना था। तो मैंने आपको मुख्य रूप से खाने की श्रृंखला में चीज़ें बताई थी पहले, तो आज एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा हो गया कि एंटीबायोटिक क्यों नहीं खाना चाहिए। चूँकि प्लाज्मिड मेडिएटेड ड्रग रेजिस्टेंस जो होती है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे कमेंसल जो हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं वो पैथोजन को ट्रांसमिट कर देते हैं रेजिस्टेंस, बगैर एंटीबायोटिक के एक्सपोजर के भी वो रेजिस्टेंट हो जाता है बैक्टीरिया, और कम मात्रा में होने की वजह से भी इन्फेक्शन करता है और ठीक भी नहीं होता है। तो ये चीज़ मुझे आपको बताना थी। नमस्कार साहब, जय हिंद।